हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स फर्स्ट पेपर, जिसमें पहला चैप्टर है। और आज का हमारा टॉपिक है गाउस के नियम के अनुप्रयोग, जिसमें आपके पहले अनुप्रयोग को बताया जा चुका है। और आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा अनुप्रयोग, एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले इसमें तीन कंडीशन है कि गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, गोलीय कोश के सतह पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, और तीसरा गोलीय कोश के भीतर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। इन तीनों पॉइंट पर आपको बताया जाएगा, तीनों पॉइंट के बारे में कितनी होगी। तो सबसे पहले गोलीय कोश के बाहर एक आवेशित गोलीय कोश है, एक आवेशित गोलीय कोश है जिसके बाहर कोई बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के बाहर कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, इस पॉइंट P को। यह हमने गोलीय कोश लिया है जिसका केंद्र है O और त्रिज्या है कैपिटल R। यहां पर मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है आपकी E, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। और इस पॉइंट P की जो केंद्र से दूरी है वो है स्मॉल r, बिंदु P की जो दूरी है वो है स्मॉल r। अब हमें इस गोलीय कोश के कारण, आवेशित गोलीय कोश के कारण इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र कितना लग रहा है उसको बताना है। ये जब तक आवेशित नहीं रहेगा, जब तक आवेश नहीं रहेगा, ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी वैद्युत क्षेत्र क्रिएट नहीं कर सकता जब तक यह आवेशित नहीं होगा। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए कभी भी हम किसी पॉइंट पर गाउस के नियम का अनुप्रयोग में जब कहीं भी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो हमारे पास दो स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है कि हम फ्लक्स की गणना करते हैं, फ्लक्स का मान बताते हैं, उसके बाद से जो है गाउस के नियम को लगाते हैं और हमारा जो रिजल्ट होता है वो आसानी से आ जाता है। तो हम इसमें भी वही काम करने वाले हैं, पहला फ्लक्स की गणना करेंगे और दूसरा गाउस के प्रमेय को लगाएंगे। तो सबसे पहले गाउस के प्रमेय यानी कि गाउस के नियम को लगाने के लिए हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। हमने ये गॉसियन पृष्ठ यहां पॉइंट P से होकर के एक गॉसियन पृष्ठ ये लिया, ये है आपका गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ जिसकी त्रिज्या है r, स्मॉल r। यहां पर स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। यहां पर अब क्या करते हैं कि अब हम इस आवेशित गोलीय कोश के कारण जो फ्लक्स उत्पन्न होंगे, जो फ्लक्स हैं उनको निकालेंगे। तो गॉसियन पृष्ठ, तो जो फ्लक्स की परिभाषा है वो ये है कि ये रहा आपका जो फ्लक्स का डिफिनीशन है वो ये है, आपको परिभाषा में बताया गया है पिछले टॉपिक में। यहाँ पे एक सिंबल ये है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल, बंद समाकलन। ये पूरे सतह के लिए है, ये पूरे जो सतह है ये पूरे चारों तरफ से बंद है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बंद समाकलन का चिन्ह लगाए हैं। और ds जो है वो इस गॉसियन पृष्ठ का एक अवयव है। अगर इस ds से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो, d फाई हो, तो इस पूरे सतह से, इस पूरे बंद सतह या गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स होगा फाई। तो यहां पे लिख दिया गया है। तो कुल फाई जो होगा, कुल फाई का मान वो देखेंगे हम लोग।
तो E इंटू ds, इसको लिख सकते हैं E ds cos थीटा, दो सदिशों का अदिश गुणन E ds cos थीटा। अब ये जो थीटा है वो ds और E के बीच बनने वाला कोण है, तो उसको देखेंगे हम लोग कितना कोण बन रहा है ds और E के बीच में। क्षेत्रफल सदिश, ये जो ds है क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश आपको बताया जा चुका है क्षेत्रफल सदिश के बारे में। तो ये और ई की जो दिशा होगी वो धन आवेश से क्या होता है, दूर, धन आवेश से दूर ऐसे होता है। तो यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो दूर होगा। ये होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो दोनों के बीच कितने का कोण बन रहा है, तो ये क्षेत्रफल सदिश है, तो ये भी क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश और E, दोनों के बीच कितने का कोण बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0। दोनों के बीच कोई कोण है, दोनों एक ही दिशा में है, तो दोनों के बीच कोई भी कोण नहीं है, तो cos 0 अंश का मान 1। cos 0 अंश का मान क्या होगा, 1। अब यहां पर E को हम लोग बाहर करते हैं, इस ds और ये पूरा जो गॉसियन पृष्ठ का वो क्षेत्रफल कितना होगा, यह एक गोला है, तो पूरे गॉसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा E का मान तो निश्चित होगा, इसीलिए हम इसको बाहर कर दिए हैं। और ये ds, पूरे ds का जब हम लोग योग करेंगे अर्थात समाकलन करेंगे तो कितना मिलेगा, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर मान मिलेगा। तो यह एक गोला है, तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। तो ये E ds इंटीग्रेशन की जो वैल्यू हुई E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, यानी जो कुल फ्लक्स होगा वो होगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अब हम लगाएंगे गॉस के प्रमेय को, गॉस के प्रमेय को यहां पे लिख देते हैं, गॉस के प्रमेय से। गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये होता है गुजरने वाला फ्लक्स जो होता है, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो होता है वह होता है Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो यहां पर हमने वैल्यू निकाली हुई है, इसकी वैल्यू यहां पर है, तो रख देते हैं इसमें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसकी वैल्यू रखते हैं E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, या E इक्वल टू E बराबर Q अपान 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये रहा इस पॉइंट P पर, इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो रहा Q अपान 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये है इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको आगे इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग, E इक्वल टू, ये है आवेश और ये है एरिया, ये आवेश और ये है क्षेत्रफल, तो लिख सकते हैं Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। अब आपको एक सतत आवेश वितरण में एक फॉर्मूला बताया गया था, क्षेत्रीय आवेश वितरण में
जो घनत्व होता है, क्षेत्रीय आवेश घनत्व जो होता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए। ये बताया गया था क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए। तो क्यू अपान ए की जगह लिख सकते हैं हम लोग E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो रहा आपका गोली कोश के बाहर। और यदि हमें निकालना हो, यदि हमें निकालना हो गोली कोश के सतह पर, यदि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोली कोश के सतह पर निकालनी हो, तब तो दूसरा टॉपिक है गोली कोश के सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये रहा आपका गोली कोश और ये जो है धन आवेशित है। अब हम बाहर निकालने के लिए तो सूत्र जो है जो निकालना था हमने प्राप्त कर लिया। अब इसके सतह पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो यहां पर पॉइंट P है इसके सतह पर, जिसकी केंद्र से दूरी और इसकी त्रिज्या क्या होगा, दोनों बराबर होंगे, अर्थात R कैपिटल R और स्मॉल r दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और जो गॉसियन पृष्ठ होगा, गॉसियन पृष्ठ यही गोला होगा, यही गोली कोश भी क्या होगा, गॉसियन पृष्ठ होगा। तो जब दोनों कैपिटल R और स्मॉल r बराबर होंगे, तब जो यहां पर पॉइंट P पर गोली कोश के सतह पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E बराबर Q अपान 4 पाई स्मॉल r था, अब क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होगा, सरफेस पर, ये गोली कोश के सतह पर क्या होगा, जो स्मॉल r है वो कैपिटल R दोनों क्या है, बराबर है, तो उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R। तो ये रहा आपका गोलीय कोश के सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि पहले से क्या है, अधिक होगा। तो सबसे अधिक जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो होती है गोली कोश के सतह पर। जैसे जैसे उससे दूर जाते हैं, हमारी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो वैद्युत क्षेत्र का जो स्ट्रेंथ है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो दूरी है वो बढ़ती जाती है, दूरी बढ़ती जाती है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब हम तीसरा देखेंगे गोली कोश के भीतर, गोली कोश के भीतर, गोली कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो तीसरा है गोली कोश के भीतर, गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां हमने कोई पॉइंट, जो पॉइंट P है वो कहां पर है, O पर है, वो पॉइंट O पर है, यानी कि गोली कोश के भीतर कहीं भी है, गोली कोश के भीतर कहीं भी ले सकते हैं। यहां पे ले लिया हमने पॉइंट P को, यहां पर निकालना हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो अब हम क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये रहा आपका गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ। तो जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ में स्थित आवेश, कोई भी आवेश नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि किसी भी सरफेस पर जो आवेश होगा उसके चारों तरफ स्थिर रहता है, न कि उसके भीतर। कोई भी जो आवेश होता है वो किसी भी सरफेस के ऊपर एक समान रूप से वितरित होता है उसके सतह पर, न कि उसके भीतर। तो इस गॉसियन पृष्ठ में कोई भी आवेश नहीं है,
यहाँ पर कोई भी आवेश है क्या? नहीं है। तो जब आवेश नहीं है तो जो फ्लक्स होगा, गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? गॉस के प्रमेय से क्या होगा? फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। जब इस गॉसियन पृष्ठ में कोई भी आवेश नहीं है तो फ्लक्स क्या होगा? जब आवेश शून्य होगा, यहाँ पर आवेश क्या है? शून्य है, तो जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? शून्य। और जब फ्लक्स शून्य होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी? शून्य होगी। जैसे देखेंगे ये फ्लक्स शून्य है क्योंकि इसमें कोई भी आवेश इस गॉसियन पृष्ठ में नहीं है। तब देखेंगे जब कोई भी गॉसियन पृष्ठ में कोई भी आवेश नहीं होगा तो आवेश जीरो, तो फ्लक्स क्या होगा? जीरो। और जब ये फ्लक्स जीरो होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी? जीरो। तो हम कह सकते हैं कि गोली कोश के भीतर कहीं भी गोली कोश के भीतर कहीं भी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है? शून्य। क्यों? क्योंकि आवेश उस मध्य में आवेश नहीं होता है। जो आवेश होता है वो हमेशा सतह पर एक समान रूप से वितरित रहता है। तो ये सारी चीजें हुई। जैसे जैसे तो सबसे अधिक वैद्युत क्षेत्र कहाँ पे लगता है? गोली कोश के सतह पर। और जैसे जैसे उससे दूर होते जाएंगे हम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। और जो ही गोली कोश के भीतर हम लोग जाएंगे वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा क्या होती है? शून्य होती है, क्योंकि वहां पे फ्लक्स क्या होता है? शून्य होता है। तो ये रहा आपका तीनों जो टॉपिक है गॉस एक समान आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला बाहर, फिर उसके सतह पर सर्वाधिक होता है और उसके भीतर शून्य होता है। तो अब हम लोग गॉस के नियम के अनुप्रयोग में तीसरा टॉपिक अगले दिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये गॉस के नियम का अनुप्रयोग। ठीक है, धन्यवाद।